हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है। यहाँ पे मैं लगातार आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशंस लेके आता जा रहा हूँ। एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के हमने सारे ही क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज प्रैक्टिस कर लिए हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, किस किस तरह से एग्जाम बेस्ड अप्रोच रहती है जो आप यूज करके एग्जाम में कम टाइम में आंसर निकाल सकें। क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो लोग बेसिकली मैथ्स से डरते हैं उन्हें समझ आ गया होगा कि मैथ्स से एसएससी एग्जाम्स के लिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। एसएससी सीजीएल का पिछले 2 सालों से लेवल इजी ही चल रहा है। अभी यूपीएससी सीडीएस का पेपर हुआ था। ठीक है, उसके क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा। इसमें क्वेश्चंस का लेवल जनरली एडवांस मैथ्स का अच्छा रहता है। ठीक है। अर्थमेटिक का लेवल तो जैसे एसएससी का होता है लगभग वैसे ही मान के चलो। एडवांस मैथ्स में जैसे मेंसुरेशन में काफी अच्छे सवाल पूछ लेंगे, ज्योमेट्री में, इवन नंबर सिस्टम में भी कुछ सवाल अच्छे होते हैं। वो हम देखेंगे कि उसे किस तरीके से सोल्व करना है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको कराई नहीं गई, आप नहीं कर सकते। लेकिन कई बार क्वेश्चन जब, क्योंकि एग्जाम में हर बार कुछ ना कुछ तो नया ट्विस्ट एंड टर्न डालेगा ही क्वेश्चन में, तो जब भी वैसा कुछ आता है तो आपको किस तरीके से सोचना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए वो भी सीख लेंगे। और मैं पूरा ही पेपर, आपके 100 क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में आते हैं, 100 के 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, वो भी चैप्टर वाइज करवाऊंगा, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक में पता चले कि कहाँ पे किस किस तरीके से हम अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। कई बार मिक्स क्वेश्चन में वो अप्रोच सही से पहुंच नहीं पाती, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि आज की क्लास में जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, इसमें हमारे पास सिंप्लीफिकेशन और सीरीज के कुछ 4 से 5 क्वेश्चन है टोटल। नंबर सिस्टम के 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 7 से 8, और एलसीएम एचसीएफ के हमारे पास लगभग यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सोल्व करेंगे। लेवल क्वेश्चंस का अच्छा है, आप खुद से पहले ट्राई करिएगा फिर मेरे साथ करिएगा, तो आपको समझ आएगा कि चीजें इतनी मुश्किल नहीं है जो आपको कई बार लगती हैं यूपीएससी सीडीएस के पेपर को देख के। ठीक है, तो आराम से सोल्व करेंगे। कंसेप्ट वही है, कुछ अलग नहीं बन रहा। बाकी ये सीरीज है, इसकी सारी पीडीएफ भी आपको मिल गई है। आई होप यू आर एंजॉइंग दी सीरीज। बाकी फ्री प्लेलिस्ट है मैथ्स की, जो क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट है, ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मैं मानता हूँ। ये प्लेलिस्ट सभी लोग जरूर कवर करें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी। बाकी अलग अलग प्लेलिस्ट तो आप, फ्री क्लासेस तो आप देख ही सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी का ऑफिसर बैच ले सकते हैं, जिसमें मैथ्स मैं कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा टीयर 1 प्लस टीयर 2 के लिए। साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स के सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इवन जो स्टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे हिंदी सब्जेक्ट हो गया, स्टेनोग्राफी, वो भी हमने इंक्लूड कर दिया कि आपको बार बार किसी भी जगह चीज के लिए अलग से पेमेंट नहीं करने पड़े, एक बार आपने ऑफिसर बैच ज्वाइन कर लिया। बाकी मैथ्स और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस आप देख सकते हैं। तो क्लास में हम कुछ इस तरीके से चलेंगे। टोटल 16 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, ये क्लास उन लोगों के लिए जिनके बेसिक्स ठीक है, मतलब ऐसा बिगिनर ना हो। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो शायद आपको बहुत सारी चीजें समझने में दिक्कत आए। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी टॉपिक्स पढ़ रखे हैं वो इस क्लास को मेरे साथ कंटिन्यू करें। बाकी अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो पहले आप क्लासेस देख लीजिए बेसिक वाली। अच्छा, आप कहीं से भी पढ़ रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार आप बेसिक्स कवर करके आएंगे तभी क्लासेस देखेंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ आएंगी। सिंप्लीफिकेशन के सवालों से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहला सवाल है ये, x इक्वल टू 1/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, इस तरह से कुछ दे रखा है। हमें बताना है x का मान, ये ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या आएगा। अब देखो, एग्जाम में हमेशा माइंड अपना खुला रखना है, मैंने ये चीज आपको सिखाई है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, सभी लोग बेसिक से सोल्व कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम लोग आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे। आप ऑप्शंस पे नजर हमेशा डालिए। यहाँ पे कह रहा है x 0 से 5 के बीच में है, यहाँ पे कह रहा है x 0.5 है, यहाँ पे x कह रहा है 0.5 से लेके 1 के बीच में है, और यहाँ पे कह रहा है कि x क्या है, 1 से भी बड़ा होगा। क्या आंसर आएगा। अब देखो ध्यान से समझना, ये रेंज दे रखी है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, 1/2 प्लस कुछ है। अब ये वाली वैल्यू जो भी आए मेरे पास, क्या एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, आएगी या नहीं आएगी। पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो ये अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इसका मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या नहीं होगा। इट विल बी ग्रेटर देन 0, चाहे कोई भी मानो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो x इक्वल्स टू 1/2 प्लस कुछ भी 0 से बड़ा है। अगर ये 2 होता खाली 1/2, तो x का मान क्या आ जाता, 0.5 आ जाता। लेकिन क्योंकि ये 0 से बड़ा है तो डिनोमिनेटर बढ़ गया मेरा, तो इस केस में जो वैल्यू आएगी x की, क्या वो 0.5 से कम आएगी ही आएगी। आएगी या नहीं आएगी, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। और मुझे पता है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पूरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब x मेरा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये चीज भी समझ में आ रही है। अगर ये चीज देख ली तो चारों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है, और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता करेक्ट। क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं हो गया।
ये बस माइंड ओपन रखना है एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आप पूरा थ्योरेटिकल करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे सिंप्लीफिकेशन का एक और सवाल हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है, 1/a + 1/b + इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है और हमें बताना है कि a × b × c × d × e का मान क्या होगा, ऑप्शंस भी दे रखे हैं। तो अगर ये मेरे पास ऑप्शंस इस तरीके से दिख रहे हैं तो चांसेस है कि a b c d e की वैल्यू क्या हो जाए, इंटीजर आ जाए, चांसेस है। बट हम इसे सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इस साइड से सोल्व करना स्टार्ट करें तो बहुत अजीब सी एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी, नहीं कर सकते। ये हमारा केस है जब हमें ना इस फॉर्म में इस वाले पार्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा और अपना आंसर निकालना पड़ेगा। अब ये काम हम कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर ध्यान से समझना, अभी छोटी अप्रोच बताऊंगा। मैं इसे लिख सकता हूं 1/972 डिवाइडेड बाय 421। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ पे 1 मिल गया। अब इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करना हो तो आप कहेंगे सर यहां से 2 टाइम्स जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 842 आ जाएगा, बचेगा 130। तो मैं इसे 2 + 130 डिवाइडेड बाय 421 कर सकता हूं। अब क्योंकि यहाँ पे 1 चाहिए तो ये 130 कहां चला जाएगा, मेरा नीचे चला जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से चीजें चलेंगी, लेकिन ऐसे मैं बार बार लिखूंगा, एग्जाम में आपके पास इरेजर भी नहीं होगी तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लेंगे आंसर निकल जाएगा, हमें कंसेप्ट पता चल गया। लेकिन ऐसा एग्जाम में करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो डायरेक्ट कैसे करें? जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं ना, मैं यहाँ पे आपके लिए सिर्फ नॉर्मल डिवीजन कर देता हूं। मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास था 421 और इससे मुझे डिवाइड करना है 972 को। पहले 2 टाइम्स गया, मेरे पास 842 आया, यहाँ पे 130 बचा। अब 132 को किस, ये 421 को जो मेरा यहाँ पे डिविडेंड है वो यहाँ पे डिवाइजर बन जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा 421। कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, तो ये बन गया 390। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 31 और यहाँ पाया 130। कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 124 और ये बचेगा 6। ये बचेगा मेरे पास 31, फिर 5 टाइम्स जाएगा, ये आ गया मेरे पास 30 और यहाँ पे बचा 1। फिर यहाँ पाएगा 6, कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, 6 और कट के आ जाएगा 0। ये चीज तो मुझे दिख गई, लेकिन अब इसे इसके साथ कैसे मैप करेंगे, आप ध्यान से समझिए। जब मैं इसे कन्वर्ट करता हुआ चलूंगा, जैसे पहला केस था, मेरे पास 1/972 डिवाइडेड बाय 421 था। जब मैंने इसे डिवाइड करा तो मैंने देखा ये 2 वाला पार्ट कहां आ गया, इधर आ गया। फिर प्लस में मेरे पास 1 में क्या बचा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। फिर मैं आगे सोल्व करूंगा तो इसे हटा के मेरे पास क्या बचेगा, आप कहेंगे सर यहां पे आ जाएगा 3। फिर 1 में क्या बचेगा, 130 डिवाइडेड बाय 31। फिर अगले स्टेप पे बढ़ूंगा तो ये सीक्वेंस मेरा कॉमन होता चला जाएगा और आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो 4 प्लस, फिर 1 में 5 प्लस, फिर मेरे पास यहां पे वैल्यू 1 में 6 प्लस, कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी और लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा, 0 और 1, 0/1 यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो ये 0/1 को मैं हटा सकता हूं, मेरे पास सबकी वैल्यूज मुझे मिल चुकी है। ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ये मेरा D है और ये मेरा E है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? A B C D E सारा मिल गया मुझे, खत्म हो गई सीरीज। यहाँ पे सब जगह 1 था तो चीजें आसान थी। अगर 1 नहीं होता तो हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ता, टेबल बना के करते या कुछ और करते। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से ये फ्लो मेंटेन करके आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे एग्जाम में फिर से आए तो डायरेक्टली ऐसे डिवाइड करना। अब तो मैंने समझाने के लिए पूरा लिखा है, वरना आप साली ये वाली वैल्यूज देखोगे कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, ये D और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, E हो गई, खत्म। इसके बाद आई नहीं कुछ। चले क्लियर है? अब मुझसे पूछा है A × B × C × D × E। आप ध्यान से देखेंगे 6 5 4 3 2, क्या ये बेसिकली मेरे पास 6 फैक्टोरियल ही बन गया। 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 720 होता है। 720 मार्क कर देंगे, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, हमेशा माइंड खुला रखो कि यहाँ पे आप आगे क्या कर सकते हैं, या तो आप मैनुअली मल्टीप्लाई करते हैं सबकी, वरना मुझे दिख रहा है ये 6 फैक्टोरियल है और उसका मान मुझे पता होता है 720 होता है, क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब जैसे ये सवाल तो आपने सिंप्लीफिकेशन में बहुत बार किया होगा, छोटे क्लासेस में भी, फिर भी मैं एक बार कंसेप्ट बताऊंगा फिर ही क्वेश्चन को करूंगा। मेरे पास 3 में 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 5 में 2 स्क्वायर इंटू में 3 स्क्वायर, इस तरह से सीरीज दे रखी है और ये दे नहीं रखा कहां तक जाएगी, तो मान के चलो इनफाइनाइट तक ये सीरीज जाएगी। इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास? अगर आपने इस तरीके का सवाल कर रखा है तो आप डायरेक्टली कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/1 और आंसर आ गया 1, मार्क करके खत्म। ठीक है, नहीं कर रखा तो मैं कंसेप्ट सिखा देता हूं।
आप ध्यान दीजिएगा, मेरे पास बेसिकली ये 1 है और ये 2 है, 2 स्क्वायर है। आप देखेंगे 3 क्या है, क्या ये 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है? ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है। ये बेसिकली मेरे पास क्या है, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, यही है। ये 4 है, 3 है, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। क्या कुछ इस तरीके की ही सीरीज चल रही है? चल रही है या नहीं चल रही है? चल रही है। अब इसे मैं ब्रेक करके एक बार दिखाता हूं। अगर मेरे पास सीरीज कुछ इस तरीके से हो, 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? आप कहते हैं सर ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है ना। यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर इसे बी मान लू, इसे मान लू, यही चल रहा है, तो इसे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर लिख सकता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 स्क्वायर, यहां से माइनस में 1 अपॉन 3 स्क्वायर। और क्या इस तरीके से मेरे पास ये सीरीज चलती रहेगी, है ना। अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक मैं लेके जा रहा हूं तो लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा, एक बहुत बड़ी वैल्यू हो सकता है यहां पे बचे, ये वाली वैल्यू मेरी यहां से कटती जा रही है, यहां से ये कटेगा, तो एक माइनस में वाला कुछ लास्ट में बिल्कुल एंडिंग टर्म अगर मैं बात करूं तो माइनस 1 अपॉन में इंफिनिटी का स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 स्क्वायर डेट इज 1। क्वेश्चन देखते ही खत्म करने वाला था, क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो देखते ही आप इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मेरा आंसर क्या आएगा, ये 1 अपॉन 1 स्क्वायर डेट इज 1, दिस इज माई आंसर। बाकी तो आगे जाके सब करता चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। जैसे हमसे पूछा इस क्वेश्चन के अंदर कि आप बता दो 100th प्लेस पे क्या डिजिट आएगी 225 की होल पावर 40 के अंदर। अब 100 प्लेस पे डिजिट्स मैंने आपको सिखाया कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, से मैंने कहा से मेरे पास नंबर है 3 4 7 8 2, है ना, तो इसे हम बोलते हैं टेंस प्लेस पे जो नंबर, सॉरी यूनिट प्लेस पे नंबर है ये G2, ये टेंस प्लेस पे होगा, ये मेरा 100 प्लेस पे होगा, है ना, यही होगा, ये 1000 प्लेस पे, है ना, इस तरीके से चलता है। तो हमें बताना है बेसिकली, इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो लास्ट की 3rd डिजिट क्या होगी, ये वाली वैल्यू मुझे बतानी है। चीज समझ में आ गई? अब ये कैसे निकालेंगे, कोई भी नंबर अगर मुझे इस तरीके का दे रखा है, एक तरीका तो ये मैं पूरा सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल लूं लास्ट 3rd डिजिट, दूसरा तरीका होता है कि मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूं नंबर को, और 1000 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट्स तक चाहिए, तो 1000 से डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट की 3 डिजिट्स ही होंगी, 782 होगा। तो ये मेरे पास फिर लास्ट की अगर 3 डिजिट मिल गई तो मैं यूनिट प्लेस की डिजिट, टेंस प्लेस की डिजिट और 100 प्लेस की डिजिट तीनों बता सकता हूं। ठीक है, अगर मुझे लास्ट की 2 डिजिट पूछता तो मैं 100 से डिवाइड करता, लास्ट डिजिट पूछता तो 10 से डिवाइड करता, रिमाइंडर निकाल लेता। ये चीज हमने पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस नंबर को 1000 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है, और जो 100 प्लेस पे डिजिट आएगी रिमाइंडर में वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 225 की पावर 40 है, 225 इज नथिंग बट, अगर मैं इसे ब्रेक कर लूं तो मेरे पास ये 9 से कटता है, और 9 इंटू में 25, क्या ये यही है 40। अगर इसे ब्रेक कर दूंगा तो मैं इसे 9 की पावर 40 इंटू में 25 की पावर 40, इसे एक और मेथड से मैं आपको कराऊंगा, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए मेरे साथ। और डायरेक्ट मेथड अगर एग्जाम में ये हिट नहीं करा तो क्या कर सकते हैं वो भी सिखा दूंगा, बाकी ये बेस्ट है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, 225 का स्पेसिफिक केस भी बनता है, वो हम सीख लेंगे अभी। अगर मेरे पास देखो ये 220, ये है मेरे पास 125 और यहाँ पे 1000, 9 की पावर 40 मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब हमें पता है ये डायरेक्टली ऐसे क्या कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्या मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हो। यहां पे ये क्या है मेरे पास 10 की पावर 3 है, मतलब 5 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3 है ना। और 25 को अगर मैं ब्रेक करना चाहूं 5 की पावर 3 में, तो ये 5 की पावर 80 लिख सकता हूं 25 की पावर 40 को, और इसे 5 की पावर 80 को मैं ब्रेक कर सकता हूं फर्दर 5 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 77 में। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे किसी को? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं? अगर मैं देखूं 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 को काट दूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8, 2 की पावर 3 डेट इज 8, यहाँ पे 9 की पावर 40 इंटू में 5 की पावर 77।
यही बचेगा। अच्छा आप कहोगे सर डिवाइड कैसे कर दिया, आपको तो रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर में हम बहुत अच्छी से चीज सीखते हैं कि अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड कर दूं, मान लो मुझे इससे इसको डिवाइड करके इससे रिमाइंडर बताना है, अगर मैंने यहां पे काट दिया किसी चीज से, तो मुझे बाद में जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उसमें उसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी आंसर आएगा मुझे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से रिपीट कराता हूं। मान लो आपको क्या करना है, 12 को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है, क्या होगा। आप कहेंगे सर 10 से 12 को डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम्स जाएगा 10 और रिमाइंडर बचा 2। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं 12/10, तो कई बार हम क्या कर देते हैं, गलती से काट देते हैं। अगर मैंने काट दिया 2 से काट दिया तो 6/5 आया, 5 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। लेकिन क्योंकि मैंने 2 से काटा था, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। ये कंसेप्ट होता है, आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसे यहां पे सोल्व कर लेता हूं। आप कहेंगे सर 8 को 9 को डिवाइड करूंगा 8 से, तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 की पावर 40, तो 1 ही होता है। अब देखो 8 से कौन सी ऐसी वैल्यू है, 5 की कौन सी ऐसी पावर है जो कटती है। आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 25, जो कि 8 से पूरा का पूरा कट जाता है। तो मैं 76 को क्या मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं, 76 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू में 38 प्लस 1, तो इसे मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2 दैट इज 25 की पावर 38 इंटू में 5। कोई दिक्कत यहां पे नहीं, डिवाइडेड बाय 8 है। 8 से 25 को करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो 1 की पावर 41, 1 की पावर 38 1, तो यहां पे बचेगा 5/8, तो रिमाइंडर क्या मिला मुझे 5 मिला। बट क्योंकि मैंने यहां पे 125 से डिवाइड करा था, यहां पे 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आ गया 625, तो लास्ट डिजिट मेरी क्या होगी, मतलब 100 प्लेस पे डिजिट क्या होगी 6, तो ये मेरा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया। ये हो गया बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। ये हम एग्जाम में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से ब्रेक करके बड़े आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। ये मैं थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा लिखा था वो हटा रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में वो चीज काम कर रही है, जस्ट इन केस कई बार एग्जाम में ये मेथड नहीं फॉलो कर पा रहे या दिमाग नहीं काम कर रहा क्या करना है, तो आप इस तरीके से भी देख लिया करो। बहुत बार बेसिक से भी क्वेश्चन हमारा हो जाता है। देखते हैं क्या मेथड होगा हमारा। हमें ये चीज समझ में आई कि हमें क्या चाहिए, 100 प्लेस पे डिजिट चाहिए, ठीक है। तो हमें जो ये वाली डिजिट है, यहां वाले डिजिट को निकालना है। 225 की पावर 40 है, अगर 225 मुझे लास्ट की थर्ड डिजिट चाहिए, तो आपको भी पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, 3 डिजिट की लास्ट की मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे लास्ट की थर्ड डिजिट इसी से मिलेगी, चाहे इसके आगे कुछ भी नंबर हो, मैटर करता ही नहीं है। जैसे मैं यूनिट डिजिट जब निकालता हूं तो मैंने कहा 25 और 17 है, 71 है, तो यूनिट डिजिट कैसे पता चलेगी, अगर मैं लास्ट की डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, इससे मुझे क्या मिल जाता है, यूनिट डिजिट। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स निकालनी है मुझे, तो 2 डिजिट कम से कम जो मल्टीप्लाई करना उसकी लेनी पड़ती है, और अगर मुझे लास्ट की 3 डिजिट निकालनी है तो कम से कम मुझे लास्ट की 3 डिजिट्स लेनी पड़ती हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उससे लास्ट की 3 डिजिट्स मुझे मिल जाती हैं। तो अगर मैं 225 को 225 से मल्टीप्लाई करूं, आप पेयर बना सकते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। जैसे 25 इंटू 25 625 होता है, तो 25 दो स्पेस में लिखते हैं क्योंकि दो वैल्यूज एक साथ लिखी। अब मेरे पास 6 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 25 इंटू 250, 25 इंटू 250, 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 6 106, तो 06 दो स्पेस में अगेन लिखेंगे। 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 इंटू 2 4 और 1 5। ये सारी चीजें वैदिक मैथ्स की क्लासेस में मैंने आपको करा रखी है, कैलकुलेशन ट्रिक वाली वीडियो में, वहां से आपको समझ आ जाएगा। तो अगर मैं बेसिकली मल्टीप्लाई करूं, मुझे पूरा करने की जरूरत भी नहीं थी। जब मैं 225 को 225 में मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या बचती है, 625। अब मुझे दोबारा अगर इसमें 625 में 225 को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आएगा, आप फिर से सोल्व करेंगे तो यहां पे 25 मेरे पास 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 25 टू 6 150, 25 इंटू 2 50, तो 200 हो गया। 6 कैरी फॉरवर्ड था तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 06 आएगा, और उसके बाद 6 इंटू 2 करके आप मल्टीप्लाई करके 12 या ऐसा कुछ वैल्यू यहाँ पे निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस लास्ट की 3 डिजिट्स चाहिए। तो मेरे पास फिर से 625 आ गया। अब हम ध्यान दे रहे हैं, अगर मैं 225 में 225 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यूनिट डिजिट 6, अब इसे मल्टीप्लाई करा 225 में, फिर यूनिट डिजिट 6, तो हर बार मैं कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 225 की पावर 40 तक मल्टीप्लाई करता रहा हूं, इसमें फिर से 225 मल्टीप्लाई करूंगा, फिर क्या आएगा, लास्ट की 3 डिजिट 625,
फिर 225 से मल्टीप्लाई लास्ट की 3 डिजिट 625, तो लास्ट की 3 डिजिट मेरे पास 625 ही आएगी, और जो मेरा आंसर होगा 100 प्लेस पे वैल्यू होगी वो होगी 6। ये थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीका है कि एग्जाम में कुछ समझना है तो हम कई बार ये हिट एंड ट्रायल वाला हो जाता है कि कई बार डायरेक्टली स्ट्राइक कर जाए, तो हम इस तरीके से कर पाते हैं। जैसे कि आपने 2 डिजिट निकालने वाले में मैंने कई बार आपको कुछ अप्रोच भी सिखाई है। जैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या सीखते हैं हम, 2 की पावर 10 होता है 1024, ठीक है। अगर 2 की पावर 10 में ही इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 1024 में, तो मेरे पास लास्ट की 2 डिजिट क्या बचती है, 76 बचती है। तो मतलब 2 की पावर 10 की लास्ट की 20 की लास्ट की 2 डिजिट क्या होगी, 76। फिर इसमें 2 की पावर 10 से अगर मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो मेरे पास 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है वैल्यू, मल्टीप्लाई करने के बाद 24। फिर इसमें 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई करते 76। तो मेरे पास एक कंसेप्ट होता है कि 2 की पावर 10 इंटू में अगर ओड है तो मेरे पास जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो होगी 24, और 2 की पावर 10 इंटू में अगर इवन है तो लास्ट की 2 डिजिट होंगी 76। ये क्लास भी आपने देखी होगी। तो इस पे भी कई बार यूपीएससी सीडीएस में सवाल पूछ लेता है कि लास्ट की 2 डिजिट निकालो, इस तरीके से चीजें दे देते हैं। तो ऐसी और भी चीजें डिराइव्ड रिजल्ट्स बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहा आपको कि 225 के लिए आपको ऐसे ही करना था। जो बेस्ट मेथड है वो ये है, लेकिन अगर हिट नहीं करा तो हम एक टाइम अगर हमारे पास है तो हम कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे, तो उसमें हो सकता है इस तरह की कुछ चीज आपके सामने निकल के आए। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये तो सिंपल सा सवाल हो गया कि इस नंबर को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है, मतलब 2 की लास्ट की 4 डिजिट हमें देखनी होती है। 2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो, तो उस केस में नंबर मेरा डिविजिबल है या रिमाइंडर अगर मुझे बताना हो तो हम लास्ट की 4 डिजिट को ही डायरेक्टली चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 4 16 है, तो लास्ट की 4 डिजिट है मेरे पास 9100। इसे मैं डायरेक्टली 16 से डिवाइड करूंगा और अपना रिमाइंडर निकाल लूंगा। 16 5 जा 80 आएगा, 110 हो गया, 6 जा 96 जाएगा, फिर 140 हो गया, फिर 8 जा 128 जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 12। तो अगर 16 से इसे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, ये पूरा का पूरा वैल्यू दे रखा है। अच्छा सवाल है, फटाफट से खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन में कहता है कि एबीसीडी नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है और इंटीजर्स होती है, 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, ठीक है। हमें बताना है अगर a की पावर b, a की 1 की पावर a प्लस 2 की पावर b प्लस 3 की पावर c प्लस 4 की पावर d को 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होता है, उसकी यूनिट डिजिट होती है। तो मुझे क्या करना है, इसकी बेसिकली यूनिट डिजिट निकालनी है कि क्या आएगा। अच्छा, तो मेरे पास 1 की पावर a है, a नेचुरल नंबर है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है, 1 से लेके कुछ भी। 1 की पावर कुछ भी कर दो, 1 रखूं 2 रखूं 3 रखूं, कुछ भी करूं, तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी, है ना। तो मैंने 1 लिख दिया। 2 की पावर b है, अब 2 की पावर कुछ भी रखूं, 2 की पावर 1 रखता हूं तो 2 आता है, 2 की पावर 2 रखूंगा तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 रखूंगा 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 रखूंगा 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 रखूंगा तो फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देता है यूनिट डिजिट 2। तो यही मेरे पास यूनिट डिजिट हो सकती है, 2 की पावर हम कुछ भी रखें। तो मैंने कहा ये 1 की पावर a है, ये 2 की पावर b है, इसमें इसे प्लस करना है मुझे। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा केस है मेरे पास 3 की पावर c, 3 की पावर c। 3 की मेरे पास क्या क्या, 3 की पावर अगर 1 होगी तो 3 आएगा, 2 होगी तो 9 आएगा, 3 होगी तो 7 आएगा, 8 होगी तो फिर से 1 आएगा। जैसे ही 3 की पावर 5 करूंगा तो फिर से यूनिट डिजिट 3 आ जाएगी, तो यूनिट डिजिट रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो मैंने हटा दी। अब मेरे पास चौथा नंबर है d, 4 की पावर d। 4 की पावर 1 रखूंगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, 4 की पावर 2 रखूंगा तो मेरे पास 16, यूनिट डिजिट 6 आएगी, 3 रखूंगा तो फिर से रिपीट हो जाएगा 64, मतलब यूनिट डिजिट 4। तो ये डिफरेंट यूनिट डिजिट्स बन सकती हैं, इनके कॉम्बिनेशन से मुझे बताना है कि कितने यूनिट डिजिट पे वैल्यूज पॉसिबल है। अच्छा बेसिकली बताओ, बेसिक से अगर मैं करता तो यूनिट डिजिट पे कितनी वैल्यू आ सकती है, आप कहेंगे सर 0 to 9 यही आ सकता है यूनिट डिजिट पे, क्योंकि एक ना एक डिजिट होगी तो मैक्सिमम तो 10 होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं मुझे, क्या आंसर आएगा आप ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है। इसे बेसिक से कर, लंबा है क्वेश्चन, लेकिन इसे थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लो तो कुछ बड़ा आसान हो जाएगा। क्या मेरे पास ये वाली वैल्यू हमेशा ओड रहेगी, क्या ये वाली वैल्यू हमेशा इवन है चारों केसेस में, क्या यहाँ पे चारों केसेस में मेरे पास वैल्यूज ओड है, और क्या यहाँ पे चारों केसेस में वैल्यूज इवन है।
ओड प्लस ओड इवन रिजल्ट देता है, इवन प्लस इवन भी इवन रिजल्ट देता है, तो इवन प्लस इवन जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो इवन आएगा। तो जो मेरी यूनिट डिजिट हो सकती है मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि वो इवन होंगी, और वो क्या हो सकती है फिर, वो 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4, 6 और 8। 1, 3, 5, 7 और 9 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे यहां से दिख रहा है कि जो मेरा आंसर आएगा वो इवन में आएगा। तो मैक्सिमम जो वैल्यूज हैं यूनिट प्लेस पे 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर मिल सकता है वो इनमें से कोई मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास 5 वैल्यूज पॉसिबल है, 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिमाइंडर्स पॉसिबल है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 6 नहीं हो सकता, वो इनमें से कोई होगा। ठीक है, इन 5 वैल्यूज मैक्सिमम, तो ये जा सकता है मेरा आंसर, 4 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसा कोई केस बने इनमें से कुछ वैल्यू सेटिस्फाई ना करें। तो अब हमें एक एक करके इंडिविजुअल वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। जैसे मैं फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करता हूं, पहले इन तीनों को ले लिया, 1 + 2 + 3, ये कितना हो गया, 6 हो गया। 6 + 4 10 लूंगा तो यूनिट डिजिट 0 आ रही है। ये वाला कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 + 6 12, यूनिट डिजिट 2 आ गई। ठीक है, ये दोनों मिल गई, पॉसिबल है। अब मेरे पास ये वाला केस हो गया। अब 3 की जगह मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे 9 रख के देख लेता हूं। 3 और 9 12, 12 + 4 16, 12 + 6 18, तो ये भी आ गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पे रख के देख लेता हूं। अगर मैं यहां पे 7 रख लूंगा तो ये 0 बन गया, 10 बन गया, 4 और 6, यहां पे 6 आ चुका है, 4 नहीं आया था तो 4 भी आ गया। क्या मेरे पास ये पांचों वैल्यूज आ सकती है यूनिट डिजिट में, आ गई है। तो स्टार्टिंग के कुछ केसेस में मिल गया मुझे, और मैक्सिमम इतनी ही वैल्यूज पॉसिबल थी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितने डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है रिमाइंडर की, 5 वैल्यूज पॉसिबल है, दैट इज 0, 2, 4, 6 एंड 8। आई होप कंसेप्ट भी और क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा माइंड अपना ओपन रखिए। अगला सवाल मेरे पास क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, हमें बताना है कि सम क्या होगा डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स ऑफ 4 की पावर n, 6 की पावर n, 9 की पावर n एंड 11 की पावर n when divided by 10 for various values of n। अब यहां पे क्या होगा, पावर सेम कर दी। तो अगर ये जो मुझे 4 वैल्यूज एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें इनके डिफरेंट वैल्यूज करूंगा, जो जो मेरे पास डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स मिल सकते हैं उन सबका सम करके मुझे बताना है क्या आंसर आएगा। ठीक, तो मेरे पास मैं एक्सप्रेशन को फिर से लिखता हूं, 4 की पावर n + 6 की पावर n + 9 की पावर n + 11 की पावर n, यही है। नेचुरल नंबर है तो मतलब n का मान 1 से स्टार्ट होगा, 1 से बड़े भी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, आप एक चीज बताइए, क्योंकि 10 से डिवाइड करना है, बेसिकली मुझे क्या चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए। 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर होता है वो बेसिकली यूनिट डिजिट ही होती है। 4 के केस में क्या क्या मेरे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज आती हैं, आप कहेंगे सर अगर आपने n को 1 कर दिया तो उस केस में क्या होगा, यूनिट डिजिट 4, ये 6 ही रहेगी, ये 9 रहेगा और ये 11 रहेगा, है ना। अब n को जैसे ही मैं 2 करूंगा तो मेरे पास यूनिट डिजिट 16, 6 बचेगा, यहाँ पे मेरे पास 6 बचेगा अगेन, यहाँ पे 9 9 जा 81, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो ये अगेन 1 की पावर n है तो 1 ही बचेगा मेरे पास यूनिट डिजिट, यहाँ पे 1 कर लो। अब n की वैल्यू 3 जैसे ही करूंगा आप देखेंगे फिर से रिपीट होने लग जाएगा। देखो ये तो मेरे पास n का कुछ भी रखूं यूनिट डिजिट 6 मिलेगी, यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी करूं यूनिट डिजिट 1 मिलेगी, ये तो फिक्स है हर चीज के लिए। और 4 में भी मेरे पास 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलती हैं अलग अलग पावर्स पे यूनिट डिजिट पे। जैसे कि आप n को अगर 3 कर देंगे तो 64, फिर से 4 आएगा, यहाँ पे 6 ही रहेगा। 9 का क्यूब करेंगे तो 729 9 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, तो हमें ये वाला लेने की तो जरूरत है ही नहीं। तो मेरे पास सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज बचेंगी, और अगर मैं इन्हें सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर 4 और 6 10, 9 + 1 10, 20, 20 को फिर से 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। यहां पे मेरे पास 12 और 2 14, 14 को 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही है रिमाइंडर की, 0 और 4, इन दोनों का सम कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 4। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्लियर। चलते हैं आगे। अब देखो ये एक नंबर दे रखा है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है n। जिस तरीके से मेरे पास n + 1 × n × n - 1 × n - 2 ये चलता रहे 1 तक, ये किससे डिविजिबल हो जाए, ये 910 से डिविजिबल हो जाए। अगर आप इस सीरीज को पहचान पा रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, ये मेरे पास n + 1 फैक्टोरियल है ना।
अब n का मिनिमम मान रखना है जिससे ये 910 से कट जाए। 910 क्या है, 91 होता है 13 इंटू 7 और 10 होता है मेरे पास 5 इंटू 2। अगर मैं n+1 फैक्टोरियल लिख रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे n का मैक्सिमम मान क्या रखूंगा मैं, आप कहेंगे सर n+1 को अगर मैं 13 कर दूं क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू ये है, ये सारे तो ऑलरेडी इसके अंदर कवर हो जाएंगे फैक्टोरियल करते टाइम। तो मेरे पास n+1 को अगर मैंने 13 रखा तो n का मान क्या आ जाएगा 12। तो मेरे पास n की कौन सी वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी, डेट इज 12, जिससे मेरे पास जो ये नंबर है मिनिमम वैल्यू, जिससे ये 910 से डिवाइड हो जाए। समझ आ गया, क्योंकि 9-1 फैक्टोरियल अगर मैं इसे खोलूं, अगर 12 ये रखा है तो ये मेरे पास क्या आएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू डैश 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 1 तक जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास सारी चीजें आएंगी, 13 भी आएगा, 7 भी आएगा, 5 भी आएगा और 2 भी आएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन मुझे ये दे रखा है, पढ़िएगा, स्टेटमेंट्स भी हैं यहाँ पे। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर मैं इसे इन सब से डिवाइड करूं तो मुझे बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कि ये किस किस से डिविजिबल है। पहला कह रहा है 1 और 2 से, फिर कह रहा है 2 और 3 से, फिर कह रहा है 1 और 3 से, और फिर कह रहा है 1 2 3 तीनों से। तो चेक कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं 2 से चेक करूं तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ये क्या है, ओड है, रिमाइंडर बचेगा 1, 1 की पावर ओड, रिमाइंडर बचेगा 1। इसे डिवाइड करूंगा 2 से तो 1 और 1 बचेगा रिमाइंडर, इसे डिवाइड करने पे 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा रिमाइंडर, तो ये आ गया 2। 2 को 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे 0। तो इससे तो डिविजिबल है। 3 से चेक करना है। अब 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। 5 5 5 15 50, क्योंकि 3 बार आ रहा है तो 3 इंटू 5 लिख सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास कहीं ना कहीं इसकी सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है। तो मेरे पास ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ये वाला नंबर अगर 7 3 बार आ रहा है, इसकी सम ऑफ डिजिट करूंगा तो मेरे पास 21 3 से कट रहा है, तो ये वाली वैल्यू भी मेरी 3 से डिविजिबल है। इसकी पावर कुछ भी हो तो ये भी 3 से डिविजिबल है। तो दोनों डिविजिबल हो गए अगर 3 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये डिविजिबल बाय 2 भी हो गया, डिविजिबल बाय 3 भी हो गया। अब बारी आती है 37। अब 37 में कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा हमने कई बार सोल्व किया है। 37 इंटू में 3 1 1 1 होता है। ये बहुत क्वेश्चंस में यूज होता है। अगर आप ये वाली वैल्यू 1 1 1 से आप देखेंगे 555 भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, दोनों की दोनों वैल्यू कट रही है, तो इनकी पावर कुछ भी हो वो भी कटेगी। तो ये वाली वैल्यू मैं कह सकता हूं 37 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इनका सम भी क्या होगा, कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है आपका। तो मेरे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 एंड 3। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन में कहता है, ये स्टेटमेंट दे रखी है कुछ, 3m³ + 2m² + 5m + n डिवाइडेड बाय m। ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है, जहां पे m और n क्या है, इंटीजर्स हैं। तो कह रहा है कि n इज नॉट डिविजिबल बाय m। हमें बताना है आगे कि इन ये जो एक दूसरी स्टेटमेंट ये है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। अब पहली स्टेटमेंट को देखूं, अगर ये मुझे क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट में सोल्व कर रहा हूं, अगर मैं m से इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 3m² बचेगा, फिर मेरे पास 2m बचेगा, यहाँ पे 5m बचेगा, और यहाँ पे मेरे पास n/m बचेगा। ठीक है, हमसे कह रहा है कि ये वाली वैल्यू क्या है, इंटीजर नहीं है, और m और n इंटीजर है। अगर m और n इंटीजर है तो ये इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। तो अगर इंटीजर ये वाला पार्ट पूरा नहीं है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इंटीजर नहीं होगा, तभी क्या होगा, तभी ये पूरा का पूरा इंटीजर नहीं बनेगा। ये ऑब्वियस सी बात है। मान लो मैं 3 + 1/2 लिखता हूं, ये तो इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है p/, तो मेरे पास उस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 नहीं है यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट भी निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी 7/2। क्या ये इंटीजर है, नहीं है। इंटीजर में अगर नॉन इंटीजर को ऐड करोगे तो नॉन इंटीजर रिजल्ट मिलता है, ये मुझे पता है। तो इसका मतलब n/m क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। तो इसमें यही कह रहा है देन n इज नॉट डिविजिबल बाय m। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, n m से डिविजिबल नहीं होगा। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 5 इंटू में 8 की पावर m + 2 इंटू में 2 की पावर 3m, ये 48 से डिविजिबल है फॉर होल नंबर्स m। कोई भी होल नंबर अगर मैं m ले लूं तो ये 48 से डिविजिबल है। अगर होल नंबर की बात करें तो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 ऐसा कुछ होगा।
या तो आप बेसिक से ट्राई करते रहे, वरना मैं क्या कर सकता हूं, सबसे छोटी वैल्यू रख के देख लेता हूं भैया, ज्यादा दिमाग क्या लगाना। 5 इंटू में 8 की पावर 0 प्लस 2 इंटू में 3 की पावर 0, 3 मतलब 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 48 करते हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ये वेरीफाई कर लो। ये तो बन जाएगा 1, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है, ये भी बन जाएगा 1। तो मेरे पास बचेगा 5 प्लस 2 डेट इज 6, मतलब ये वाला पार्ट 1 बनेगा, तो 2 की पावर 1 डेट इज 2। तो 5 प्लस 2 डेट इज 7 डिवाइडेड बाय 48। यहाँ पे तो रिमाइंडर क्या आ गया, 7 बच गया, इसका मतलब ये तो डिविजिबल है नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई मेरी, गलत हो गई। तो मेरे पास क्या है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये नंबर सिस्टम के कुछ सवाल हुए। अब एलसीएम एचसीएफ के भी कुछ अच्छे सवाल थे। एक क्वेश्चन मुझे गलत भी लगा इसमें, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये वाला सवाल था, एक प्लैंक ऑफ वुड है जो 4.25 मीटर लॉन्ग है और 3.4 मीटर वाइड है, इसे स्क्वायर पीसेस में कट करना इक्वल साइज का। हमें बताना है कितने स्क्वायर पीसेस लार्जेस्ट पॉसिबल साइज के इससे कट किए जा सकते हैं अगर कोई वेस्टेज अलाउड ना हो। अगर आपने मेरी क्लासेस एलसीएम एचसीएफ की देखी है तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का मैंने एक बहुत छोटा सा तरीका बताया है। आप डायरेक्टली इन दोनों वैल्यूज का रेशियो ले लो, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट बचे उसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। मतलब मैंने क्या तरीका बताया आप लोगों को इस तरह को सिंप्लीफाई करने के लिए, कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, अभी उसका बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा। मेरे पास है 4.25 और यहाँ पे 3.4, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो पॉइंट रिमूव कर लो, इनका रेशियो लेना है और कुछ नहीं करना। अब मैं इसे काटूंगा तो पहले तो आप 5 से काट लेंगे, तो 5 से काटूंगा तो ये 68 आ जाएगा और ये 85 आ जाएगा। अगेन आप 17 से काटेंगे तो 5:4 आ जाएगा। तो जो मैक्सिमम साइज के बॉक्सेस बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, अगर कोई वेस्टेज अलाउड यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली हम काट रहे हैं, तो ये बनता है 5 इंटू 4 डेट इज 20। ये मेरा आंसर आता है इस क्वेश्चन का। चारों ऑप्शन में एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा कि जिसपे सेटिस्फाई कर रहा। तो क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ी सी गलती करी है यहाँ पे, वो एक फैक्टर को कंसिडर करना भूल गया है। क्या गलती है मैं वो भी बताऊंगा, तो देख लेते हैं अभी से। बाकी एग्जाम में अगर आप सीडीएस वाला पेपर दे रहे हैं तो उसमें आपको अगर मार्क ही करना हो चार ऑप्शन में से, तो कौन सा ऑप्शन आप मार्क करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब इसे बिल्कुल बेसिक से एक बार करके देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। मेरे पास क्या कह रहा है कि इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है, क्योंकि डायमेंशन दे रखी है उस हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। थोड़ा सही से बना लेता हूं, चलो कुछ इस तरीके का मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बोर्ड रहा होगा, जिसका मेरे पास लंबाई तो है 4.25। इसे अगर मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं, तो मैंने कहा ये 425 है सेंटीमीटर, और मेरे पास ये 340 सेंटीमीटर क्या है इसकी विड्थ है, कोई दिक्कत नहीं। इसे हमें स्क्वायर पीसेस में ब्रेक करना इक्वल साइज के, ठीक है। तो स्क्वायर पीसेस अगर हम इसके अंदर लगाने लगे तो कुछ इस तरीके से लगेंगे, है ना। स्क्वायर पीसेस कुछ इस तरीके से निकलेंगे और हमें कुछ इस तरीके से लगाने कि कोई भी वेस्टेज ना हो, मतलब जो एरिया हो पूरा का पूरा इसे कवर कर ले। तो आप कैसे सोल्व करेंगे, तो आप कहेंगे सर जो साइज होगा ना स्क्वायर पीस का वो लेंथ में भी, मतलब यहाँ पे जो इसकी अगर x है तो ये वाली वैल्यू भी मेरा x का मल्टीपल होना चाहिए, और ये विड्थ है ये भी मेरा x का मल्टीपल होना चाहिए, और हमें साइज भी क्या चाहिए, सबसे बड़ा पॉसिबल साइज चाहिए। तो मैं कहूंगा कि इन दोनों का क्या ले लूं, HCF ले लूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लूं, तो वो बड़ी से बड़ी साइड x का बड़े से बड़ा मान मिल जाएगा, जिससे ये मेरे पास वैल्यूज कट जाएंगी। जैसे ही आप इन दोनों का HCF निकालेंगे, तो HCF निकालने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, या तो इनके फैक्टर्स में ब्रेक कर लें, जैसे 340 को ब्रेक करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 17, शायद यही आएगा। और अगर मैं 425 को ब्रेक करूंगा तो मेरे पास ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 से कट गया, ये मेरे पास 17 बचेगा इंटू 17, ये वाली वैल्यू आएगी। अगर मैं इनका कॉमन HCF वाला पार्ट लेता हूं तो ये मेरे पास 5 इंटू 17 डेट इज 85 आएगा। तो मेरे पास जो साइड रखनी होगी, जो स्क्वायर में जिसके अंदर से निकालने हैं, वो क्या होगी, उनकी 85 साइड होगी। और मेरा आंसर क्या होगा, बेसिक से अगर हम करते हैं तो जो इनका कॉमन फैक्टर आया उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का एरिया होता है 85 इंटू 85, ठीक है। इसमें मान लो मुझे n पेसिस निकालने हैं तो इंटू n, ये इसके एरिया के बराबर 340 इंटू में 425 आएगा। और अगर मैं सोल्व कर लूं तो मेरे पास यहाँ पे डिवाइडेड बाय 85 इंटू 85 यही आएगा, और सोल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा।
तो यही निकाला था मैंने। अब जो मैंने कंसेप्ट बताया वो कैसे आया, आप ध्यान से देखिए। जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर था वो 85 था, तो मैंने इसे 85 से काटा, इसे भी मैं 85 से काट रहा हूं, तो कॉमन फैक्टर कट गया। तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों का रेशियो भी निकालता तो ये क्या आता मेरे पास 4 और ये आता 5, इनका मल्टीप्लीकेशन, ये मैंने डायरेक्ट कर लिया था। तो ये तरीका होता है इसका शॉर्टकट, जो मेथड मैंने आपको बताया कि आप जनरली इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहां पे एग्जामिनर ने गलती क्या कर दी, जब क्वेश्चन बनाया गया उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फैक्टर्स को क्या करा, ये 5 वाला जो कॉमन फैक्टर है इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया। इन्होंने क्या करा, क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम HCF को क्या मान लिया, 17 मान लिया। और अगर HCF को 17 मान लेता हूं, मतलब मेरे पास क्या हो गया, जो स्क्वायर की साइड है वो 17 मान के करा है। अगर 17 कर लेते हैं तो 340 इंटू में 425 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 17, ये रिजल्ट देगा। और यहाँ पे इस केस में मेरे पास 20 इंटू में 25, तो रिजल्ट आ जाएगा 500। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने इसे 500 मान के चला है जब ये क्वेश्चन बनाया। अब देखो इसे दूसरे तरीके से अगर आप सोचना चाहें तो आप यही कह सकते हैं कि भैया 20 मुझे आंसर में नहीं मिल रहा, तो इससे बड़े वाली वैल्यू और नंबर ऑफ पीसेस क्या हो सकते हैं। तो 85 के फैक्टर्स थे मेरे पास 17 और 5, या तो मैं 5 सेंटीमीटर साइज वाले स्क्वायर्स बनाऊं, या फिर मैं 17 सेंटीमीटर साइज वाले स्क्वायर्स बनाऊं। 5 वाले बनाओगे तो वैल्यू बहुत बड़ी चली जाएगी, तो 4 ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं आएगा। अगर आप 17 वाले बनाओगे तो 4 ऑप्शन में से ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। एक तरीका आप ये भी कह सकते थे सर इसमें 1 का भी फैक्टर है, फिर तो 1 से करते तो डायरेक्टली नंबर ऑफ कितने बन जाते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर दिस इनटू दिस, दैट विल बी अ वेरी बिग नंबर, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो क्वेश्चन बनाने वाले की यहाँ पे गलती रही है। अगर हम सही से देखें तो आंसर 20 आएगा, जो सेकंड्स में किया जा सकता था, जो कि ऑप्शन में था भी नहीं। समझ आ गया सभी लोगों को। अब यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, HCF 768 दे रखा है, सॉरी दो नंबर्स हैं 768 और x की पावर 6 और y स्क्वायर, इनका HCF मुझे इतना दे रखा है। ठीक है, x और y नेचुरल नंबर्स हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, और हमें x प्लस y की वैल्यू बतानी है। बहुत अच्छा सवाल है, खुद से ट्राई करिए एक बार। कोई भी मेरे पास दो नंबर्स हो, अगर मैं कहूं n1 और n2 दो नंबर हैं, तो आप कहते हैं सर इनमें कुछ कॉमन फैक्टर होगा जो इनका HCF हो सकता है, और एक दो फैक्टर ऐसे होंगे जो नॉन कॉमन होंगे। तो मैं कह सकता हूं जैसे इसे मैं लिख सकता हूं AH और इसे मैं लिख सकता हूं BH। तो अगर मैं इनका रेशियो ले लूं तो HCF वाला फैक्टर कट जाता है, तो मैं कह सकता हूं A रेशियो B बचता है। ये क्या है, इन दोनों के को प्राइम फैक्टर। या फिर इसमें अगर HCF से डिवाइड कर दूं, इसमें HCF से डिवाइड कर दूं, तो मुझे दोनों नंबर के क्या मिल जाएंगे, वो वाला पार्ट जिसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, को प्राइम वाला पार्ट मिल जाता है ना। तो अगर मैं ऐसे ही करूं, इन दोनों नंबर का HCF मुझे अगर ये दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं 768 डिवाइडेड बाई 32xy, और मेरे पास x की पावर 6 y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32xy, ये क्या होंगे, आपस में को प्राइम होंगे, क्योंकि कॉमन फैक्टर से मैंने डिवाइड कर दिया। होंगे या नहीं होंगे। अब मुझे x और y की वैल्यू बतानी है, कैसे सोल्व करेंगे। आप कहेंगे सर 32 से तो ऑब्वियस सी बात है, ये कटेगा ही कटेगा। अगर आप काटेंगे भी तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 2 टाइम्स जाएगा, पहले 64 फिर 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 32 से नहीं कटेगा, लेकिन xy कट जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय xy, और यहाँ पे मेरे पास x की पावर 5y डिवाइडेड बाय 32। ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, आपस में को प्राइम होंगी। हमें दे रखा है x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं जनरली x की वैल्यू से रखना कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हो जाए। अब यहाँ पे मुझे 32 दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट 2 की पावर 5 है या नहीं है। मुझे पता है x इंटू वाई मेरा 24 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 24 से बड़ा हो गया तो नंबर बनेगा ही नहीं। तो x और y की वैल्यू मुझे पता है क्या होगा, x और y की वैल्यू लेस देन 24 होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि एक 2 से बड़ा है दोनों, एक्स वाई मेरे बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो मेरे पास एक्स वाई मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि 24 से छोटे होंगे ही होंगे। एक्स की वैल्यू क्या रखूं जिससे कि ये चीज मेरे लिए थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए। ये 2 की पावर 5 है और यहाँ पे x की पावर 5 है, तो चांसेस है मेरे पास कि अगर मैं x को क्या रख दूं, 2 रख दूं, तो फिर मेरे पास क्या होता है, अगर x को 2 रखा तो ये कट जाएगा, मेरे पास इधर बचेगा y, और इधर मैं 2 से काट दूंगा तो 12/y बचेगा। अब y का ऐसा कौन सा मान पॉसिबल है जिसपे ये दोनों आपस में क्या रह जाएं, को प्राइम रह जाएं। तो अब y को अगर मैं 2 रखता हूं तो आप कहेंगे सर यहां पे बचा 2 और यहां पे बचेगा 6, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों तो को प्राइम नहीं है, इसमें तो एक कॉमन फैक्टर 2 और आ रहा है।
तो y को हम 2 फिलहाल नहीं रख सकते। y को मैंने रखा 3, y को अगर 3 रख दिया तो ये बन गया 3 और ये बन गया 4। क्या ये आपस में कोप्राइम है? तो x को अगर 2 रख दूं, y को अगर मैं 3 रख दूं, तो मेरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो हमें वैल्यू बतानी है x प्लस वाई की क्या होगी। तो आप कहेंगे सर ये कुछ और नहीं, 2 + 3 = 5 होगा, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर इस पे सेटिस्फाई नहीं करता तो मैं y की अलग वैल्यू ट्राई करता, और फिर y को अगर मैं 4 रख के देखता तो मेरे पास तब भी ये ट्रू हो जाता। जैसे कि x को अगर हमने 2 रखा है, अब y की वैल्यू रखनी थी। अगर मैं इस केस में y को क्या रख देता, 4 रख देता, तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाती 3, और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती 4। कोई दिक्कत नहीं, तब भी मेरे पास ये वाला कंडीशन क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। लेकिन हमसे इसकी वैल्यू पूछे, जनरली इस तरह के क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू की बात की जाती है, या तो मिनिमम पूछना चाहिए था या मैक्सिमम कुछ और पूछते, तो हम 2 और 3 के साथ चले जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे y की वैल्यू 4 रख के भी हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो उस केस में फिर 7 आ जाएगा या कुछ और चीज बन सकती है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग इसे और थोड़ा बेटर किया जा सकता था। चलेंगे आगे, या तो 7 ऑप्शंस में नहीं देते या कुछ और कर लेते। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया यहाँ पे। अगर x मेरे पास 2 है, y को 4 रखूंगा तो 6 आएगा मेरे पास। 6 तो मेरे पास ऑप्शन में अवेलेबल है ही नहीं, तो वो नहीं हो सकता। चारों ऑप्शन में से मुझे चूज करना है। फिर y की वैल्यू 5 नहीं रख सकते, आपको अलग अलग ट्राई करना पड़ेगा, तो शायद चारों ऑप्शन में से कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जब एक वैल्यू हमें मिल गई तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलूं आगे, लिख लो इसे भी कि अगर हम यहाँ पे x को 2 रख रहे हैं, y को अगर मैं 4 भी रख देता तो भी मेरे पास एक डिस्टिंक्ट रिजल्ट मुझे मिल जाता, लेकिन ऑप्शन में नहीं था तो 6, तो वो हम नहीं ले सकते। और अगर क्वेश्चन में मिनिमम दे देता तो हमारा 100% आंसर 5 ही होता। चलते हैं आगे। अब जैसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, और हो सकता है उस क्वेश्चन में मैं आगे नहीं जा रहा, अगर और वैल्यूज ट्राई करते तो शायद और भी ऐसी वैल्यूज मिलती जिसपे हमारा ये सेटिस्फाई कर जाता। कहीं ये नहीं लिखा कि x और y बराबर, मतलब कोई अलग से ऐसी और कंडीशन हमें नहीं दे रखी। हमसे कहा है कि इसका HCF बता दो। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और एक वैल्यू ये है। इसे मैं अलजेब्रा की क्लास जो कराऊंगा उसमें कराऊंगा, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कराऊंगा और बेसिक से भी कराऊंगा। फिलहाल ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। अब एपी, जीपी एंड एचपी से रिलेटेड 2 सवाल हैं, फटाफट से हम देखेंगे। एक सवाल हमारे पास ये है और एक सवाल हमारे पास ये है। ठीक है, ये वाला काफी इजी सवाल है, ये वाला थोड़ा लॉजिकल सवाल है, आपको माइंड लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। बेसिक से भी आ जाएगा आंसर, और अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले मैं डायरेक्ट बताऊंगा, फिर आपको बेसिक से भी करवा दूंगा एक बार। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जा सकता है बेसिक से, डायरेक्ट थोड़ा इजी है। क्वेश्चन में क्या कहता है मेरे पास, पॉजिटिव नंबर्स A1 से लेके A3N तक। ठीक है, ये n ऊपर नहीं है, ये नीचे है। ठीक है, A1 से लेके A3N तक नंबर जो है वो जीपी के अंदर दे रखे हैं। P क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, A1 से लेके AN तक का। क्यों क्या है मेरा, ज्योमेट्रिक मीन है AN+1 से लेके कहां तक का, A3N का। तो हमें बताना है कि 3N नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। ठीक है, और ये P और Q की फॉर्म में दे रखा है। कैसे सोल्व करेंगे, इसका सबसे आसान तरीका है, देखो मेरे पास n का मैं कोई भी अपनी मर्जी से मान सकता हूं, क्योंकि n का कोई भी मान हो ये सभी मान के लिए सेटिस्फाई करेगा। n की वैल्यू 1 पे भी सेटिस्फाई करेगा, n की वैल्यू 2 पे भी सेटिस्फाई करेगा, और इस तरीके से चलते रहे तो सब पे सेटिस्फाई करेगा। ये रिजल्ट मेरा है ना। तो अगर मैं n को 1 कर दूं, क्या कर दूं, n को 1 कर दूं, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे पास ये सीरीज क्या है, जो मेरी जीपी सीरीज है, ये कहां तक जा रही है, A1 A2। बेसिक से कराऊंगा तो सब लोगों को क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो, बेसिक से भी कराऊंगा मैं। ये इस तरीके से जाएगा और A3 पे जाके सीरीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि n का मान 1 है। ठीक है, पहले कह रहा है P इज द GM ऑफ A1 से लेके AN तक। अगर n को 1 कर दिया तो मेरे पास P क्या हो जाएगा,
p हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, अगर n को 1 कर दिया, an तक जा रहा है तो a1, और किसी भी नंबर का ज्योमेट्रिक मीन वो अपने आप में क्या होता है, वही नंबर होता है, तो ये मेरा p क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, कुछ और नहीं होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे पास q क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है an+1 से लेके a3n तक, तो मेरे पास q क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, n+1 मतलब a2 से लेके और 3n मतलब a3 तक का। इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू हो जाएगी √a2 इंटू a3। ठीक है, यही मेरा ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट में फर्स्ट टर्म इंटू में लास्ट टर्म, इसे हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। ठीक है, इससे हम डायरेक्टली ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। तो मेरे पास 2 ही टर्म है तो ज्योमेट्रिक मीन आ गया ये। अब इसे सोल्व करके आप अपना वैल्यू निकाल लो 4 ऑप्शन में। अब आप चाहे तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को अपनी मर्जी से लेट कर दो। मैं मान लेता हूं a क्या है, मेरे पास 1 है, ये मेरे पास a2 क्या है, 3 है, और ये मेरे पास क्या है, 3 की जगह 2 भी मान सकते थे, इसे मैंने मान लिया 9 है ना। और चीजें सिंप्लीफाई, क्योंकि सभी वैल्यूज पे सेटिस्फाई करेगा ना, वरना आर की फॉर्म में मानोगे तो आप कंफ्यूज कर जाओ, थोड़ा लंबा चला जाए। तो मैंने ये वाली वैल्यूज भी अपनी मर्जी से क्या कर ली, लेट कर ली। तो मेरे पास जो p है वो a1 के बराबर है, तो p का मान क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। q का मान क्या आएगा मेरे पास, a2 इंटू a3, इन दोनों का रूट अगर मैं निकालूंगा तो q आ जाएगा √27, या फिर मैं लिख सकता हूं ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, और इसकी होल पावर 1/2, मतलब 3 की पावर 3/2 है ना। p मिल गया, q मिल गया। अब हमें क्या बताना है, अगर मैं इस पूरी जीपी सीरीज को देखूं तो मेरे पास 1 है, 3 है, 9 है, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इस पूरी सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन। तो ये तो मेरे पास इनकी मिडिल टर्म को कह लो, या फिर इन दोनों का 1 और 3 का रूट, 1 और 9 का रूट ले लो, या फिर मिडिल टर्म डायरेक्टली आप 3 लिख सकते थे तो 3 आएगा। तो p और q का मान मेरे पास है, मुझे 4 ऑप्शन में p और q का मान रख के ये बताना है कि 3 किस में आएगा। ठीक है, तो आप पहले देखो p² q अगर आप करोगे तो ये बेसिकली क्या है, अगर से और सिंप्लीफाई कर लेता तो ये 3√3 है, p मेरा 1 है, 1 इंटू 3√3, 3√3 आएगा। तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, मुझे क्या आंसर चाहिए, 3 चाहिए। pq², तो ये p1 है, q² 27 होगा, 27, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। √pq कर दूं अगर मैं, तो मेरे पास क्या है, 3 की पावर 3/2 है एक, और 1 है, इसकी पावर और 1/2 कर दूंगा तो 3 की पावर 3/4 हो जाएगा, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, नहीं आएगा। तो मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, खत्म हो गया। करके देख लो, p क्या है, 1 की पावर 1/3, फिर मेरे पास q क्या है, 3 की पावर 3/2, और इसकी पावर अगर मैं 2/3 कर दूंगा तो कट जाएगा और मेरे पास बचेगा 3, मेरा आंसर आ गया। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? एग्जाम में मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को आप इस तरीके से वैल्यू रख के कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में करना है, कुछ ही टाइम के अंदर आ जाएगा। ये समझाने में टाइम लगा है, जब आप करने जाओगे तो डायरेक्टली आप इसे दिख जाएगा आपको। ये मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर मेरे पास 3 सीरीज है, n को मैंने 1 करा तो मेरे पास 3 टर्म्स बचेंगी इस सीरीज के अंदर। जो मेरी सीरीज है ये हो गया 1, 3 और 9। ठीक है, p का मान एडिटी जी आ जाएगा, मेरे पास q का मान क्या आएगा, इन दोनों का रूट 27, मतलब रूट में अगर इन दोनों को लूंगा या तो मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं, 3 इंटू में 9, ये आ गया मेरे पास √27 या 3 की पावर 3/2, ये मेरे पास q आ गया। अगर मैं पूरा ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे सर ये आएगा 3 मिडिल टर्म। ठीक है, तीनों चीजें मिल गई, p का मान मुझे 1 मिल गया, q का मान ये मिल गया, ज्योमेट्रिक सीरीज ये, सोल्व करके चेक कर लो 4 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा इस चीज को करने में? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करने जाओ तो बेसिक से कैसे करोगे वो देख लो। अगर मैं इसे बेसिक से करूंगा तो आपको सारी सीरीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, मेरे पास क्या है, a1 a2 डैश 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 a की पावर 3n, ये मेरी क्या है, सीरीज है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा पूरी सीरीज का, आप कहेंगे सर रूट में a1 इंटू में a3n। ठीक है, अगर मैं बात करूं p क्या होगा, a से लेके an तक जा रहा है तो रूट में a इंटू an, यही होगा। q क्या होगा मेरे पास, रूट में a की पावर an+1 से लेके a3n, यही होगा।
अब वैल्यूज पुट करो। मेरे पास अगर मुझे वैल्यू रखनी है, मैं बीच में कुछ वैल्यूज ले लेता हूं। यहाँ पे मेरे पास ए एन आएगा, ए एन प्लस वन आएगा, और यही वैल्यूज तो जा रही हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, वो होता है ए आर की पावर, आर क्या होता है, कॉमन रेशियो एन माइनस वन। यहाँ पे ये आ जाएगा ए आर की पावर एन, और ये आ जाएगा ए आर की पावर 3n माइनस वन। फिर आप यहाँ पे पुट करेंगे पूरा का पूरा, और ए को मैं लिख देता हूं ए, तो ये मेरे पास रूट के अंदर ए इंटू में ए आर की पावर 3n माइनस वन, जो कि सिंप्लीफाई होके बाहर ए निकल जाएगा, और यहाँ पे आर 3n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 ये बनेगा। फिर यहाँ पे अगर मैं पी को निकालूंगा तो ये मेरे पास ए आर अगर मैं रख दूं, तो मेरे पास ए आर की पावर n माइनस वन अगर मैं रख दूं, तो ये ए आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 बचेगा। और अगर मैं इधर रखूं तो ये मेरे पास ए आर एन बचेगा, ए आर 3n माइनस वन बचेगा। सोल्व सम करेंगे इन दोनों का तो ए बाहर निकलेगा, और आर n प्लस 3n पावर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, ऐड हो जाएंगी, 4n माइनस वन बचेगा। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो देख लेना। अब इससे आप चारों ऑप्शन में रखोगे और चेक करोगे आपका आंसर क्या आएगा, तब भी आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिल जाएगा। ये हो गया इसका बेसिक वर्जन। आई होप ये चीज समझ आ चुकी है। अब मैं अगले सवाल पे चलता हूं। क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका सम 40 दे रखा है। ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन से 20% कम है, तो हमें बताना है डिफरेंस क्या होगा दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं दोनों नंबर को ए और बी मान लूं तो ए प्लस बी कितना दे रखा है, 40। ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से 20% कम है, तो अर्थमेटिक मीन दोनों नंबर का क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। 20% कम कर दूंगा तो इसका 80% मतलब 4/5, और ये किसके बराबर, इसके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर, मतलब रूट ए बी के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। यहां पे पुट कर दूंगा तो 20, 5 से काटूंगा तो 4, 4 इंटू 4 16, तो रूट ए बी मेरे पास कितना आ गया, 16 आ गया। अब या तो आप हिट एंड ट्रायल से वैल्यू एज्यूम कर लो कि क्या क्या वैल्यू मैं रख सकता हूं, जिससे कि मेरे पास सम क्या आ जाए, 40 आ जाए, और जो रूट ए बी है वो मेरे पास ये वाली वैल्यू बन जाए 16। या फिर आप यहां से ए बी निकालेंगे तो ए बी आ जाए 256। 256 क्या होता है, आप कहेंगे सर ये नथिंग बट 2 की पावर 8 होता है। इस फॉर्म में मुझे ब्रेक करना है, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट में सारी 2 की पावर चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे सम में ये चाहिए। तो 2 की पावर्स में कैसा ब्रेक कर सकता हूँ, आप देखिए, आप कहेंगे सर सारे 2 की पावर अगर मुझे ए और बी में चाहिए, अगर मैं मान लेता हूँ इंटीजर वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन इंटीजर वैल्यू में डिफरेंस, तो इंटीजर आंसर आएगा। तो हम उस केस में कह सकते हैं, या तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो, वरना हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, ए को अगर मैं 2 रखूं तो 38, ये 2 की पावर नहीं है। ए को 4 रखूं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 36, 2 की पावर नहीं है। ए को 8 रखूं तो ये हो जाएगा 32, ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 8 मिल गया। तो मेरा ए हो सकता है कि मेरे पास 8 हो और बी मेरे पास 32 हो। रिवर्स ऑल्सो पॉसिबल हो सकता है, ए मेरे पास 32 हो और बी मेरे पास 8 हो। दो कोई भी केस ले लो, इनका डिफरेंस हमसे पूछा है, तो डिफरेंस मॉड्यूलस में लेते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। 32 माइनस 8 कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 24 आएगी। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हैं, वरना आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे। मेरे पास ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये हमने पढ़ा है एडवांस्ड, उसके अंदर क्या कहते हैं, अलजेब्रा के अंदर। ये प्लस माइनस में है, और अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है तो मॉड्यूलस में चाहिए, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंस पूछा है। पॉजिटिव रिजल्ट अगर मैं निकालूंगा तो रूट में 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए बी का मान 256 था, 1024 आएगा। इसमें घटाऊंगा 576, रूट निकालूंगा तो मेरे पास 24। दिस इज माई आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे अगर आपको ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं चाहिए। आई होप क्लास में मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और इसी में अभी तो हमने नंबर सिस्टम करा, अलजेब्रा में भी बहुत अच्छे सवाल आने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी, उसके बाद ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। और उसके बाद अर्थमेटिक की तो एक ही क्लास में सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो जाएंगे, वो इतने अच्छे लेवल के नहीं है, लेकिन ये वाले सवाल थोड़े ठीक ठाक लेवल के हैं कि आपको थोड़ा सा
कंसेप्चुअली आपकी रिवीजन यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाएगी इन क्वेश्चन से, ठीक है। और अगर आपको सपोर्ट रहा तो ऐसे ऐसे मैं और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन आपके फ्यूचर में भी लाता रहूंगा, ठीक है, जो यूट्यूब पे भी फ्री रहेंगे, ठीक है। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी का ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री प्लेलिस्ट की मदद तो ले ही सकते हैं। अगर आप बिगिनिंग लेवल से आपको तैयारी करनी है, अच्छे तरीके से चीजों को सीखना है, जिसमें एक एक चीज मैं आपको पढ़ाऊं, मैथ्स की कैसे करना है, डेली टारगेट्स के हिसाब से मैं आपको बताता रहूं कि ये चीजें आपको करनी है, तो बेस्ट आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर लें। इसमें मैथ्स तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के अलग अलग फैकल्टी, टॉप फैकल्टी आपको सारी चीजें कवर कराएंगी, उनसे आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। हर क्लास की पीडीएफ आपको मिलती है। पीडीएफ इस तरीके से होती है कि आपको क्वेश्चंस ना लिखना पड़े, आप डायरेक्टली उसका प्रिंट निकाल के उसमें सिर्फ सॉल्यूशन लिख लें, तो अच्छे तरीके से आपके नोट्स कम से कम टाइम में बन जाते हैं, तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। टीयर 2 के लिए अलग से प्रैक्टिस सेशंस अवेलेबल है, फाउंडेशन क्लासेस बिल्कुल अलग से अवेलेबल है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से चीजें सिखाई गई हैं, ठीक है। और जो लोग से स्टेनोग्राफी की तैयारी करते हैं या फिर अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी आती है, तो चीजें हमने कोर सीजल के हिसाब से कराई गई है। लेकिन आप कोई भी एग्जामिनेशन दे, वनडे एग्जामिनेशन जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग पूछा जाता है, उसमें सभी में ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। खासतौर पर एसएससी, रेलवे, DSB एग्जाम्स या यूपी के स्टेट एग्जाम्स जो हो गए, और यूपी SI कांस्टेबल जो भी एग्जामिनेशन है, साथ के साथ इसके अंदर स्टेनोग्राफी की अलग से क्लासेस और हिंदी सब्जेक्ट की अलग से क्लासेस डाली हुई हैं, जो एसएससी सीजल वाले बच्चों के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी एग्जाम्स आप दे रहे हैं तो उसमें काफी मदद मिलेगी। आपको अलग अलग कोर्सेज परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे रीजनिंग, मैथ्स के लिए अगर आपको खाली मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के अलग से पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है, जिसमें 999 में ही आप कंप्लीट क्लासेस सारी चीज एक्सेस कर लेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए हमने टेस्ट डाले हुए हैं, वो टेस्ट का एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे इसमें ले सकते हैं। 6 मंथ्स वैलिडिटी है, 1299 वैलिडिटी है, जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप मैथ्स का लेंगे, बिगनर है तो 1 ईयर वाला ऑप्ट करना। अदरवाइज ऑफिसर बैच बेस्ट है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन और बहुत सारी और चीजें आपको मिलती हैं, जो आगे तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं और से कुछ भी लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।